तो क्या महान नेतृत्व का मतलब सिर्फ वही करना है जो जनता सुनना चाहती है, या इसमें कुछ और भी है? आज हम अजय शाह के एक लेख के जरिए इसी सवाल पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कि क्या नेता वाकई देश हित में फैसले लेते हैं, या फिर वो सत्ता, गर्व, राष्ट्रवाद, इन सब चीजों में उलझ जाते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल उठाया है लेख ने, खासकर आजकल जब हम राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय गौरव की इतनी बातें सुनते हैं। हाँ, जैसे ईरान का मामला है आजकल। तो लेख यही दिखाता है कि सरकार के अपने हित होते हैं, जैसे सत्ता में बने रहना, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना, और फिर जनता के हित होते हैं शांति, समृद्धि, रोजमर्रा की जिंदगी। जी। और ये दोनों हमेशा एक जैसे हों जरूरी नहीं। यही राजनीति विज्ञान की एक बुनियादी बात सामने आती है। तो महान नेतृत्व वो है जो इस फर्क को समझे और जनता के असल दूरगामी हितों को चुने। हाँ बिल्कुल, महान नेता वो हैं जो तात्कालिक लोकप्रियता या जो गर्व की भावनाएं होती हैं उनसे ऊपर उठकर फैसले लें, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, चाहे मुश्किल हो, शायद उस वक्त लोकप्रिय न भी हो, लेकिन देश के भविष्य के लिए जरूरी हो। लेख में इसके कुछ बहुत अच्छे ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए गए हैं। अच्छा, जैसे कि कौन सा उदाहरण आपको सबसे दिलचस्प लगा? जैसे चार्ल्स द गॉल का मामला देखिए। फ्रांस में वो अल्जीरिया को फ्रांस का हिस्सा बनाए रखने के वादे पर सत्ता में आए थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि ये फ्रांस के हित में नहीं है, तो उन्होंने भारी विरोध झेला, अपनी जान तक को खतरा था। फिर भी 1962 में अल्जीरिया की आज़ादी मान ली। ये तो बहुत बड़ा कदम था उनके लिए। बहुत बड़ा। और इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के FW de Klerk, उन्होंने अपनी पार्टी, अपनी सत्ता सबकी परवाह किए बिना रंगभेद नीति खत्म की। और नेल्सन मंडेला को रिहा किया। जी, देश को एक भयानक गृह युद्ध से बचा लिया और लोकतंत्र की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने अपनी और अपनी पार्टी की सत्ता को दांव पर लगा दिया था एक तरह से। यानी इन नेताओं ने तात्कालिक फायदों से ऊपर उठकर सोचा। बिल्कुल। एक और उदाहरण है चीन का, तंग शाओपिंग। उन्होंने माओ वाली जो विचारधारा थी उसके गौरव को आगे बढ़ाने के बजाय क्या किया? उन्होंने पश्चिम से संपर्क साधा, आर्थिक सुधारों पर ध्यान दिया। हाँ, और नारा दिया, अमीर बनना गौरव की बात है। उन्होंने विचारधारा की जगह देश की आर्थिक तरक्की को चुना। ये सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि कैसे मुश्किल फैसले लेकर इन नेताओं ने अपने देशों के लिए 50 साल आगे तक की शांति और आर्थिक विकास की नींव रखी। लेकिन जाहिर है हर नेता ऐसा नहीं कर पाता होगा। क्या लेख में कुछ नाकाम नेताओं का भी जिक्र है? हाँ जरूर है। लेख में उन नेताओं की भी बात है जिन्होंने गर्व और राष्ट्रवाद को ज्यादा हवा दी और जिसका नुकसान देश को हुआ। जैसे अर्जेंटीना के जनरल गैल्टियरी, उन्होंने राष्ट्रवाद भड़काने के लिए फॉकलैंड पर हमला कर दिया। हाँ, वो मामला तो याद है। नतीजा, हार गए, सत्ता भी गवा बैठे और देश को पीछे धकेल दिया। या फिर व्लादिमीर पुतिन का उदाहरण। उनके बारे में लेख क्या कहता है? लेख का तर्क है कि उन्होंने रूस के एक सामान्य समृद्ध यूरोपीय देश बनने की जो संभावना थी उसे शायद खत्म कर दिया। गौरव और सत्ता की सोच हावी रही। तो ये दो तरह के नेता हो गए, एक तरफ देगाल, डी क्लार्क, तंग शाओपिंग, हाँ, और दूसरी तरफ गैल्टियरी या पुतिन, लेख के अनुसार। बिल्कुल, पैटर्न साफ है। एक तरफ वो नेता हैं जो व्यक्तिगत सत्ता, पार्टी हित या जो फौरी लोकप्रिय भावनाएं हैं उनसे ऊपर उठते हैं और देश के लंबे भविष्य, शांति, समृद्धि के लिए कड़े फैसले लेते हैं। और दूसरी तरफ वो नेता हैं जो गर्व, राष्ट्रवाद या अपनी सत्ता बचाने को ज्यादा महत्व देते हैं, भले ही देश का लंबा नुकसान हो जाए। असली नेतृत्व लेख के अनुसार पहले वाला है। और इसी नजरिए से लेख ईरान के हालात को देख रहा है। हाँ, लेख ये सवाल उठाता है कि ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना या इजराइल से लगातार टकराव रखना, क्या ये ईरानी जनता के हित में है, या ये सिर्फ सत्ताधारी वर्ग के गर्व की बात है? बिल्कुल। क्या इससे आम ईरानी की जिंदगी बेहतर होगी? क्या उन्हें शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी? शायद नहीं। तो लेख का सुझाव क्या है ईरान के लिए? लेख का तर्क है कि ईरान के लिए एक सामान्य देश बनना, दुनिया के साथ सामान्य रिश्ते रखना, ये ज्यादा जरूरी है ताकि जनता